हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो इसका पार्ट आप बने रहिए और लाभ भी उठाते रहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो सभी परेशानियों का समाधान आपको यहाँ हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेगा, वो भी 100% फ्री। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। हमारी बुक है अंतरा भाग 2 के पद्य खंड का सेकंड अध्याय है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। ये दो कविताएं हमारे सामने इस पाठ में प्रस्तुत की गई थी। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक इस चैप्टर में जितने भी जो हैं प्रश्न सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो यानी कि हम क्या करा रहे हैं आज? सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन, यानी कि 10 सालों में पूछे गए प्रश्न इस पार्ट से जो कोई भी है वो सभी लेकर प्रस्तुत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो आ रहा है वो है विषय वस्तु आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न जो हमारे सामने आया है क्या है? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी दो प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में। तो अब उनका जन्म जो हुआ वो जीवन परिचय से हम शुरू करेंगे। जीवन परिचय हमारा कहाँ से इनका जन्म हुआ? आपका हुआ 1898 से 1961 तक। ठीक है, 1898 से 1661 तक। तो 1661 में 1961 में इनकी मृत्यु हुई। अब क्या देखिए, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में हुई। बहुत छोटी आयु में ही इनकी मां का स्वर्गवास हो गया। बचपन से ही ये कुश्ती, घुड़सवारी आदि खेलों में अत्यधिक रुचि रखते थे। 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया था। कुछ समय पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई, लेकिन इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। तो ये 3 भाषाएं उन्होंने सीखी। परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने महिषादल राज्य में नौकरी की थी। हिंदी साहित्य का इन्हें अच्छा ज्ञान था, साथ ही भारतीय दर्शन में भी इनकी विशेष रुचि थी। इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, लेकिन वह भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। ऐसे समय में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। उनके सहयोग से रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय और मतवाला का संपादन किया। इसके 3 वर्ष पश्चात ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन किया तथा सुधा नामक पत्रिका के में संपादकीय लिखने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और स्वाभिमान अत्यधिक प्रबल, इसलिए सेवावृत्ति इन्हें रास नहीं आई और ये इलाहाबाद आ गए। आर्थिक स्थितियां विषम होने पर भी इनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया और करुणा भरी थी। कुछ समय बाद इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। पुत्री के देहांत के बाद उसकी स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता की रचना की। निराला जी स्वाभिमानी और स्पष्टवादी थे। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी प्रकार दुख और कष्टपूर्ण जीवन के बीच काव्य साधना करते हुए इन्हें महान साहित्यकार का वर्ष 1961 में निधन हो गया। तो मतलब इन्होंने, अगर हमने इनका जीवन परिचय देखे तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे, मतलब इनके जितने भी प्रिय लोग थे, निजी थे, उन सभी को मृत्यु प्राप्त हो गई। तो ये एक ऐसा आघात था जिसे ये ताउम्र झेलते रहे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ये भी हमने इसमें देखा। अब आ जाते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास, कहानियां, निबंध, आलोचना आदि भी लिखे। इनकी कविताओं में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। इसके साथ ही श्रृंगार, रहस्यवाद, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन, शोषित वर्गों का शोषण, पाखंडियों के प्रति व्यंग इनके काव्य की विशेषताएं हैं। तो इनकी काव्य में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये सभी हमने यहाँ पर बता दी।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब आपको यहाँ पर कुछ काव्यांश प्रस्तुत किए गए हैं जिनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या का तात्पर्य यहाँ नहीं होता कि प्रसंग लिख दिया और व्याख्या लिख दिया, इसके साथ ही हमें संदर्भ भी देना पड़ता है। हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आपके लिए सप्रसंग पूछा जा रहा है मतलब आपको संदर्भ देना ही देना है। आते हैं पहला, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहला जो काव्यांश हमारे सामने रखा गया है ये सन 2013 में हमसे इसका प्रसंग पूछा गया था। क्या है? देखा विवाह आमुल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी, मंद होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर प्रिय, एक की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर कापा, अधरों पर थर 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 थर। तो ये जो है ये हमसे इस काव्यांश में क्या बताया गया कि किस तरीके से उनकी पुत्री यानी कि सरोज जो है जब उसका विवाह हो रहा था तो वो किस तरीके से लग रही थी, उसकी भावनाएं क्या थी, वो कैसे अपने माँ की तरह दिख रही थी, ये सभी चीजें इस काव्यांश में कवि ने रखी हैं। सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। क्या है? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के सरोज स्मृति नामक पाठ से उद्धत है। सरोज स्मृति कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह अंश निराला के काव्य संग्रह अनामिका तथा उनके राग विराग नामक एक अन्य काव्य संग्रह से संकलित है। तो देखिए, कोई भी कविता या गीत होता है तो वो किसी काव्य संग्रह से लिया जाता है। अगर वो उस चीज का नाम आपको पता है तो हमेशा संदर्भ में उसे आप उल्लिखित कर दीजिए। अब आते हैं प्रसंग, यानी कि इस पूरे काव्यांश में क्या चीज का प्रस्तुतिकरण किया गया है, इसे हमें शॉर्ट में समझाना होता है। कवि निराला अपनी पुत्री की असमय मृत्यु से दुखी हैं और पुत्री सरोज की स्मृति में वे अतीत की में घटित हुए उसके विवाह के आयोजन का चित्रण प्रस्तुत काव्यांश में कर रहे हैं। अब ये सरोज स्मृति कब लिखी गई थी? जब उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसको बहुत याद कर रहे थे। तो याद करते करते उन्होंने इस कविता की रचना करी। अब रचना जब करी तो जो अतीत में उनकी पुत्री कैसी थी, उसका विवाह कैसे हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। कवि निराला की पुत्री के विवाह समारोह का आयोजन पूरी तरह से नई पद्धतियों से आयोजित किया गया था। विवाह के अवसर पर उनकी पुत्री के ऊपर मंगल कलश के पवित्र जल को डाला जा रहा था। उस समय उनकी पुत्री उन्हें देखकर मंद मंद हंस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पिता से कुछ कहना चाहती थी, जिससे उसके होठों में बिजली के समान कंपन उत्पन्न हो रहा था। उसकी हंसी को कवि ने बादलों से आच्छादित आकाश में विद्युत की चमक के समान बताया है। ऐसा लग रहा था मानो उसके प्रसन्न अधरों पर के कंपन से बिजली की चमक फंस सी गई थी हो। उसके हृदय में उसके प्रियतम की सुंदर छवि बसी हुई थी, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह उसके श्रृंगार के माध्यम से व्यक्त हो रहा था। तो कैसे उसकी मनः स्थिति थी वो और उसकी सुंदरता का चित्रण यहाँ पे कवि कर रहे हैं। उनकी पुत्री ने एक गहरी सांस ली जो उसके विवाह उपरांत पराये बन जाने की भावना से उत्पन्न उसकी आह को प्रकट कर रही थी। विवाह की वेदी पर वह बिल्कुल स्थिर थी। उसके प्रत्येक अंग बंधे से लगते थे। विवाह के उन क्षणों में लज्जावश उसकी यह स्थिति स्वाभाविक थी। जैसे अब विवाह के समय स्त्रियां, लड़कियां कैसी होती हैं, एकदम डरी सी रहती हैं, सीधे से जो है बैठ के अपना शांति से बैठ के सारे जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो संपन्न किए जाते हैं। तो वही स्थिति सरोज की भी थी। उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी थी, जिसके उसके सौंदर्य का प्रकाश फैल रहा था। उसके होंठ कंपित थे, ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाह रही थी। तो ये सारी सुंदरता व्यक्त करी कवि ने। नेक्स्ट है हमारे सामने जो दूसरा काव्यांश रखा गया है, ये सन 2017 में हमारे से पूछा गया था। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर वह पाठ अन्य है यह पाठ अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रगवर महामरण। तो किस तरीके से वो बता रहे हैं कि तुमको जो है माँ की जितनी शिक्षा थी वो मैंने दी, माँ के जो कर्तव्य होते हैं सिखाने के वो सारे मैंने किए। तुम्हारी पुष्प सेज यानी मैंने सजाई, यानी कि तुम्हारे विवाह का सारा आयोजन मेरे द्वारा संपन्न किया गया।
लेकिन तुम जैसे तुम्हारी विदाई जैसे शकुंतला की तरह हुई उस तरीके से, तो मगर वो शकुंतला की विदाई अलग थी और तुम्हारी अलग थी, ये बताया। फिर उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि किस तरीके से तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद तुमने नानी के यहाँ मामा मामी के साथ खेल कर कूद कर अपना जो है समय व्यतीत किया। जहाँ की वो बेल थी वहीं की तुम कली बनी, अर्थात तुम्हारी माँ जहाँ पली वहीं पे तुम पली। और जहाँ तुमने सब कुछ खेला, मतलब नानी की गोद में तुमने हंसा खेला, और वहीं पर तुमने अपनी आखिरी सांस भी ली, और वहीं पर उन्हीं की गोद में तुमने अपनी आंखें भी बंद करी। ये चीज़ उन्होंने इस काव्यांश में बताई है। देखिए क्या है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के सरोज स्मृति नामक पाठ से उद्धृत है। सरोज स्मृति कविता के एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह अंश निराला के काव्य संग्रह अनामिका तथा उसके राग विराग नामक एक अन्य काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये दो जगह पर कविता इनकी संकलित की गई हैं। अब इस काव्यांश में क्या बताया गया है, प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के विवाह के बाद की स्थिति तथा उसकी असामयिक मृत्यु के पीड़ाजनक स्थिति का चित्रित किया है। कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहा है कि उसे विवाह उपरांत मां के द्वारा दी जाने वाली घर परिवार से मर्यादित व्यवहार करने की सीख मां के ना रहने पर उसने स्वयं दी। कवि ने पुत्री के लिए पुष्प सेज भी स्वयं तैयार की। कवि अपनी पुत्री सरोज की तुलना शकुंतला से कर रहा है, लेकिन फिर वह इस बात को स्वीकार करता है कि वह पाठ अर्थात शकुंतला का माता से दूर कवर्ण ऋषि के आश्रम में रहना तथा अन्य कला अर्थात सरोज की मां के मृत्यु उपरांत उसके लिए पुष्प सेज की तैयारी में अंतर है। तो उन्होंने बताया किस तरीके से शकुंतला और उनमें डिफरेंस है, ये चीज उन्होंने समझाई। शकुंतला की मां ने शकुंतला को कवर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ा था, किंतु सरोज की मां की मृत्यु हो गई थी। माता के ना रहने पर सरोज का पालन पोषण उसकी नानी ने किया था। वह उसके स्नेहमयी आंचल में पली बड़ी थी। ननिहाल में उसे अपने मामा मामी का भी प्यार मिला था। जिस प्रकार बादल धरती को अपने अपार जल से तृप्त कर देता है, उसी प्रकार नानी मामा और मामी के प्यार ने सरोज के जीवन में माता के अभाव को पूरा कर दिया था। वे ही सदा उसके सुख दुख की चिंता में लगे रहते थे। वे सब उसकी भलाई करने में व्यस्त रहते थे। वह लता अर्थात सरोज की मां का संबंध जिनसे था, उसकी कली अर्थात सरोज भी उन्हीं के संग रहकर स्फुटित हुई थी एवं उसके स्नेह से प्यार से पली थी। उसको उन्होंने बहुत प्यार से पाला था। जहां सरोज ने नवजीवन पाया, अपने बचपन और युवावस्था के सुखद क्षणों को बिताया, मृत्यु के दुखद क्षण भी वहां उनके ही साथ थी। उसकी गोद में ही उसने जीवन से विदा ली तथा अपनी आंखें बंद कर असामयिक मृत्यु को चुना। कवि उसकी असामयिक मृत्यु से दुखी है और मृत्यु रूपी त्रासदी ने कवि के अंतर्मन को पीड़ित कर दिया है। किस तरीके से वो दुखित हैं सरोज के चले जाने से, ये कविता पढ़ के हमें अच्छे से पता चलता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में एक और काव्यांश आया है। ये हमसे पूछा गया है सन 2014 और सन 2013 में। मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रप्रात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो किस तरीके से यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारा तर्पण किया है अपने ही सदकर्मों के कारण। अब अथवा कर इसी के आगे और भी है। जो हमसे जो दूसरा काव्यांश पूछा गया है, ये हमसे 2019 और 16 में पूछा गया। तो दोनों की व्याख्या हम एक साथ करेंगे। क्या है देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतजल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो किस तरीके से वो अपनी कविता के माध्यम से वहां पर उसका तर्पण कर रहे हैं। तर्पण का मतलब होता है कि हम जो लोग मर गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी कविता के शब्दों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले संदर्भ आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें संदर्भ लिखना ही लिखना हर हाल में है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के सरोज स्मृति नामक पाठ से उद्धृत है। सरोज स्मृति कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह अंश निराला के काव्य संग्रह अनामिका तथा उसके राग विराग नामक एक अन्य काव्य संग्रह में संकलित है।
ये चीज़ आपको बताई। अब इसका प्रसंग क्या है, यानी कि इन काव्यांश में आपसे क्या पूछा गया है। दिवंगत पुत्री को याद करके कवि विह्वल है। निराशा से भरे हुए पिता के भावों का वर्णन प्रस्तुत काव्यांश में है। कवि ने पुत्री की मृत्यु के बाद अपने ऊपर आई मुसीबतों और उसके तर्पण का वर्णन किया है। शोक संतप्त पिता पुत्र की मृत्यु का दोष अपने कर्मों को देता है, यानी कि जो उसकी मृत्यु हुई है वो उसके कहीं ना कहीं शायद उसके पुराने जन्म के कर्म हो, जो उसकी पुत्री उसके साथ नहीं रह पाई। और वो जो तर्पण कर रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा है, जो उसके अच्छे कर्म रहे होंगे, इसीलिए वो अपनी पुत्री को जो है याद कर पा रहा है आज। व्याख्या क्या है देखिए, कवि का मानना है कि पत्नी की मृत्यु के बाद भाग्यहीन पिता के लिए पुत्री ही जीवन का एकमात्र सहारा थी, किंतु उसकी मृत्यु ने कवि को झंझोर दिया। पुत्री की मृत्यु के 2 वर्ष बाद उसकी याद में कवि की व्याकुलता बढ़ गई। उसका मानना है कि उसके जीवन की कथा दुखात्मक है। एक के बाद एक दुखद घटनाएं घटित हो रही हैं। पुत्री की मृत्यु के बाद उसके जीवन में जो रिक्तता आई है वह भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती। मतलब हम किसी को बोलकर वो दुख को नहीं बता सकते, उसके जीवन में जो खालीपन आया है वो बोलकर व्यक्त नहीं की जा सकती है। कवि की विह्वलता इतनी बढ़ गई कि वह अपनी मृत पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहा है कि वह अपने उस दुख को बताना चाहता है जो आज तक तुमसे तो क्या अपने जीवन में किसी से नहीं कहा है। इस त्रासदी यानी कि पुत्री की मृत्यु का कारण वह अपने स्वयं के कर्मों को ही मानता है, कि उसने जरूर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो पुत्री उससे जो है अलग हो गई, उससे दूर हो गई। इस तरह कवि स्वयं को कर्म और तथा अकर्म से दूर ले जाना चाहता है। वह कहता है कि यदि धर्म उसके साथ रहे तो सारी विपत्तियों को सिर झुकाकर स्वीकार करेगा। धर्म मार्ग पर चलते हुए इसके सारे कर्मों के फल शीत की अधिकता के कारण नष्ट हो गए। कमल के दलों के समान भले ही नष्ट हो जाएं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कमल के फूल क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसी की तरह उसने जो अच्छे कर्म किए हैं हो सकता है वो सभी नष्ट हो गए हों इसके बुरे कर्मों के कारण। वह अपने धर्म मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। कवि अपनी पुत्री की आत्मा की शांति की कामना से उसके लिए किए गए तर्पण में अपने मानवोचित कर्मों को अर्पित कर रहा है, यानी कि जो उसके अच्छे कर्म रहे हैं उनको अर्पित कर रहा है। वह अपने जीवन संचित सत्कर्मों को उसे समर्पित कर रहा है। अब आ जाते हैं विषय वस्तु आधारित लघुत्तरीय प्रश्न पे, यानी कि संपूर्ण पाठ पे आधारित हमारे सामने जो जो प्रश्न इस पाठ से पूछे गए हैं उनको। पहला क्या है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। 4 पंक्तियां हैं, इनका आश्रय हमें बताना है। क्या दिया है, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। तो ये जो हमारे सामने आया है ये है गीत गाने दो मुझे से। ये प्रश्न जो हमसे पूछा गया है ये सन 2019 में पूछा गया है। क्या है, कवि निराला का जीवन संघर्षमय है, उनकी वेदनाएं मुखर हो उन्हें पीड़ित कर रही हैं। गीतों के माध्यम से वह अपनी मनोस्थिति को बदलना चाहते हैं। अपने जीवन में उन्होंने अनेक चोटें खाई हैं, संघर्ष करते हुए वे अपने जीवन में कहीं रुके नहीं और चोट खाकर भी आगे बढ़ते रहे हैं। इन चोटों तथा संघर्षों से वे इतने दुखी हैं कि अब उन्हें अपना होश भी नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में दुख में और संघर्ष में राह पर चलते हुए उनके साथ रहने वाले उनके सहारों को ठग ठाकुरों यानी पूंजीपतियों की व्यवस्था ने रात यानी कष्टमय क्षण लूट लिया तथा सामाजिक जीवन में पूंजीवादी सामंती सत्ता ने लोगों को लूटा है। तो यहाँ पर इन्होंने इस कविता के माध्यम से जो सामंती लोग थे जो राज्य करते थे पहले, जैसे अब तो सामंतवादी शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी है लेकिन पहले हुआ करती थी, तो वो लोगों को जो गरीब लोग होते थे, किसान हैं, मजदूर हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको बहुत प्रताड़ित किया करते थे और उनसे बेवजह काम कराते थे, इतना पैसा नहीं देते थे और जो कुछ होता था उसे उनसे किसी न किसी तरीके से हथिया लेते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो कुछ अच्छी चीज़ें बची थी उन्हें इन ठग ठाकुरों ने भी लूट लिया इन मासूम लोगों से। दूसरा प्रश्न है, गीत गाने तो मुझे कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। गीत गाने तो मुझे कविता का विषय निराश मनुष्यों के मन में आशा का संचार करना है। संघर्ष करते करते मनुष्य थक जाता है, उसका हौसला टूटने लगता है, सर्वत्र लूटपाट मची हुई है, मानवता त्रस्त है, मनुष्य में संघर्ष करने की क्षमता कम हो रही है। कवि मनुष्यों में इसी संघर्ष क्षमता को अपने गीतों के माध्यम से जगाना
चाहता है। तीसरा हमारे सामने प्रश्न देखिए, अलग अलग प्रश्न हैं, लगभग एक से पूछे गए हैं अलग अलग सालों में। पहला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि किन परिस्थितियों में कविता करना चाहता है। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने गीत गाने की इच्छा क्यों प्रकट करी है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। फिर है दूसरा, गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ऐसे में कविता करने का क्या उद्देश्य है। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। अब देखिए क्या है इसका आंसर। निराला के जीवन में वेदना के स्वर मुखर थे, उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ा, उनके सभी आत्मीय स्वजनों की मृत्यु हो गई। अपनी वेदना को कम करने के लिए, वेदना मन में उत्पन्न ना होने देने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं। आत्मीय स्वजनों के विछोह से उन्हें नितांत अकेला कर दिया है। तो मतलब उनके जितने अपने थे, जैसे कि हम जानते हैं उनके माताजी, पिताजी, उनकी पत्नी, पुत्री, सभी का जो है देहावसान हुआ, तो सभी उनसे जितने हैं दूर हो गए। अब उनके अपनी तकलीफ को कम करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, यानी गीतों के माध्यम से वो अपने दुख को प्रकट करना चाहते हैं। आर्थिक संकट की मार, स्वाभिमानी स्वभाव के कारण भी उनके व्यक्तिगत जीवन में अशांति थी। इसके अतिरिक्त उन्हें तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में भी असंतोष था। वे मानवता के वैश्विक स्तर पर उभरी हुई समस्याओं से भी पीड़ित थे। वेदना उनके जीवन का पर्याय बन गई थी, यानी कि तकलीफ क्या है उनके जीवन का ही एक रूप थी, जिसे रोकने के लिए एकमात्र विकल्प था गीत गाना। तो वो अपनी तकलीफ को जो कम करना चाहते थे उसको कैसे कम करें, तो उसकी सिर्फ एक यही जरिया था कि वो बस गीत गाएं, तो उनकी जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति में निराला अपने समस्त कर्मों के फल से क्या करना चाहते हैं और क्यों। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2018 में। वो क्या करना चाहते हैं, अपनी पुत्री का तर्पण करना चाहते हैं। तो क्या देखिए, निराला अपने समस्त कर्मों के फल से अपनी पुत्री सरोज का तर्पण करना चाहते हैं। लोग श्राद्ध के अवसर पर विभिन्न वस्तुओं को दान में देते हैं, लेकिन निराला के पास इस अवसर पर तर्पण के समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः वे अपने संचित कर्मों से बेटी का तर्पण करते हैं। मतलब देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो इतना दान दक्षिणा नहीं कर सकते थे। तो तर्पण करने के लिए उन्होंने अपने सदकर्मों को चुना, यानी कि उनके जितने भी अच्छे कर्म हैं वो अपनी पुत्री को उपहार के रूप में दे देना चाहते हैं। सॉरी, क्योंकि वे मानते हैं कि इन सदकर्मों ने जीते जी पुत्री का भला नहीं किया, लेकिन शायद उसकी आत्मा की शांति में ये कर्म अपना योगदान दे सके। मतलब जी, अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब जीते जी तो उसके मेरे अच्छे कर्म उसके काम नहीं आए, तो अब क्या करें, मरने के बाद मेरे अच्छे कर्म शायद उसकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन प्रस्तुत हैं, अलग अलग हैं, सालों में पूछे गए। दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति में निहित निराला की वेदना पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न पूछा गया है सन 2016 में। दूसरा प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने आत्मकथन यानी दुख ही जीवन की कथा रही की वेदना को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2014 में। देखिए, अलग अलग सालों में लगभग एक सी ही चीज पूछी गई है। क्या है, सरोज स्मृति कविता वास्तव में कवि निराला के शोक संतप्त हृदय का मार्मिक उद्गार है। उनकी जीवन कथा दुखमयी रही थी, यानी कि पूरा उनको दुख ही मिला है। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक उनका जीवन आर्थिक संकट एवं उनके नितांत अपने प्रियजनों को ही रही लगातार मृत्यु के कारण हुए विछोह के कष्टों से भरा रहा। लगातार माता गई, पिता गए, फिर पत्नी की गई और पुत्री गई। तो मतलब बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक उनके बहुत सारे प्रियजन उनको छोड़कर चले गए। कवि निराला इन सब कारणों से अपने को भाग्यहीन मानते हैं। उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी पुत्री सरोज को मृत्यु ने उन्हें पूर्ण रूपेण एकाकी कर दिया। मतलब कहते हैं ना कि कोई नहीं रहा, पुत्री है, चलो उसी के सहारे हम जी लेंगे, वो भी नहीं रही। तो उसके जाने के बाद वो बहुत ही अकेले हो गए और बहुत ज्यादा दुख से पीड़ित भी हो गए। वे अपनी दुख कथा को किसी से कह नहीं पाए थे, क्योंकि दुखों की श्रृंखलाओं में उनके मन को इस तरह आहत कर दिया था कि वे अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाए। कवि निराला का हृदय विशाल एवं उदार है।
वे अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु का कारण अपने कर्मों को ही ठहराते हैं। वे धर्म के पथ पर चलते हुए जीवन के कष्टों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तथा अपने सदकर्मों के फल से अपनी पुत्री का तर्पण करना चाहते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने शकुंतला की विदाई का प्रसंग देकर क्या संकेत किया है और क्यों। यहाँ पर उन्होंने दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करी, मगर ऐसा नहीं है ना। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। क्या देखिए, सरोज स्मृति कविता में शकुंतला की विदाई का प्रसंग देकर कवि यह संकेत करना चाहता है कि शकुंतला की विदाई भी सरोज की विदाई की तरह उसकी माता की अनुपस्थिति में हुई थी। सरोज को जैसे उसके पिता ने विदा किया, उसी प्रकार विवाह के बाद शकुंतला की विदाई भी उसके माता के ना रहने पर उसका पालन करने वाले कवन्य ऋषि ने उनके पिता के समान थे ने की थी। तो यहाँ पर जो उसका विवाह बिना माता के हुआ सरोज का, उसी तरह शकुंतला की भी माता की अनुपस्थिति में विवाह हुआ शकुंतला का। फिर उसके बाद पिता ने यहाँ विदाई की थी, वहाँ कवन्य ऋषि उनके जो पालक पिता थे शकुंतला की विदाई की थी। तो ये इन चारी चीज़ों को उन्होंने समानता बताई है, जबकि असमानता बहुत थी। वहाँ पर जो है सभी गंधर्व उपस्थित थे, सब एक शकुंतला के उसमें, लेकिन यहाँ उनके सारे परिवार जन्य थे। तो इस तरीके से कुछ जो है विभिन्नताएं भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज के विवाह और निधन के संदर्भ में निराला ने उसकी ननिहाल का भी कविता में स्मरण किया है। इस अंश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो उन्होंने क्या क्या चीजें ननिहाल के बारे में बताई हैं, ये हमें बताना है। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है। क्या है, सरोज स्मृति शोक गीत में कवि निराला ने सरोज के विवाह और निधन के संदर्भ में उसके ननिहाल का स्मरण किया है। उसकी अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बेटी, तू अपने ननिहाल के स्नेहमयी आंचल में पली बड़ी थी। ननिहाल में तुझे अपने मामा मामी का भी प्यार मिला था। जिस प्रकार बादल धरती को अपने अपार जल से तृप्त कर देता है, उसी प्रकार नानी, मामा और मामी के प्यार ने सरोज के जीवन में माता के अभाव को पूरा कर दिया था। वे ही सदा उसके सुख दुख की चिंता में लगे रहते थे। उन्होंने उसे बहुत प्यार से पाला था। जहां सरोज ने नवजीवन पाया, अपने बचपन और युवावस्था में सुखद क्षणों को बिताया, मृत्यु के दुखद क्षण भी वह उनके ही साथ थी। यानी कि जब उसकी मृत्यु आई तब भी वो नाना नानी ही और मामा मामी के साथ थी। उनकी गोद में ही उसने जीवन से विदा ली तथा अपनी आंखें बंद कर असामयिक मृत्यु को चुना। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पे भी देखिए 2 प्रश्न हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमसे 2015 और 14 में पूछा गया। दूसरा है, सरोज स्मृति कविता का मूल भाव बताइए। ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया। अब यहाँ पर जो ये पूरी कविता है, इसकी मेन संवेदना या भावना क्या है, हमें ये बताना है। यह कविता कवि की दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृतियों पर आधारित है। यह निराला द्वारा रचित एक शोक गीत है। इस कविता में कवि निराला ने अपनी पुत्री को असामयिक मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा एवं एक पिता के हृदय का प्रलाप व्यक्त किया है। उसके जीवन की संपूर्ण वेदना सरोज के ना रहने पर मुखरित हो उठी है। तो भाई पहले भी उनके जीवन से बहुत सारे लोग गए, लेकिन जब पुत्री गई तो वो बहुत ज्यादा दुखित हो गए और वो सारे ही दुख अब उभर कर सामने आ गए थे। कवि निराला की पुत्री के विवाह के क्षणों की स्मृतियों में कभी शकुंतला तो कभी उनकी पत्नी की याद आती है। आर्थिक कष्टों से घिरे होने के कारण अपनी पुत्री का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों को तोड़कर दहेज एवं आडंबर के बिना अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से करते हैं। मतलब जो दिखावा होता है विवाह आदि में, वो सारा जो दिखावा उनके विवाह में नहीं था। वे अपने ससुराल वालों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी मातृ विहीन पुत्री का लालन पालन अत्यंत स्नेह एवं प्रेम से किया था। वह पुत्री के निधन का कारण अपनी कर्मठता को मानते हैं। अंत में वे अपने सभी सदकर्मों के फल से अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण करते हैं। तो ये पूरा मूल भावना जो थी इस कविता की वो बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता में उन विशेषताओं को उजागर कीजिए जो उन्हें मर्म स्मरणीय अमर रचना बना देते हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2014 में। तो देखिए क्या है
कविता में बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जो हमको बहुत टची मोमेंट हैं। हमको भी जब पढ़ के बहुत तकलीफ़ होती है कि मतलब जो है निराला जी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों को उसका सामना करना पड़ा। उनके इतने सारे प्रियजन गए और जो अपनी पुत्री को लेकर वो लिख रहे हैं, अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, मोमेंट्स हैं जो हमारे हृदय को टच कर जाती हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। सरोज स्मृति कवि निराला के शोक संतप्त हृदय की मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी रचना है। यह पाठकों के मन में करुणा भाव उत्पन्न करती है। विधाता ने कवि निराला के आत्मीय स्वजनों को मृत्यु के माध्यम से छीनकर उनके जीवन में अत्यंत मार्मिक बना दिया। शोकाकुल कवि ई की लेखनी इस शोक गीत की रचना करने पर बाध्य हो गई। यानी कि जो उनके अंदर का जो तकलीफ थी, जो दुख थी, उसे व्यक्त करने के लिए वो मजबूर हो गए कि वो कुछ लिखें। विछोह की व्यथा ने कवि की पीड़ा को असहनीय बना दिया। पत्नी एवं अन्य स्वजनों की मृत्यु से व्यथित कवि निराला अपनी पुत्री सरोज को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु उनके अंतिम सहारे को भी क्रूर विधाता ने उनसे छीन लिया। उनके शोक की सीमा ना रही तथा वे शोक सागर में डूब गए। तो मतलब ये जो तकलीफ थी वो उनको बहुत ज्यादा हो रही थी। पीड़ा एवं व्यथा को अपने तक सीमित रखना कवि के लिए असहाय था। अब वो जो इतनी तकलीफ थी वो अपने तक नहीं रख पा रहे थे। मन करता है अगर हम किसी से शेयर करें तो मेरी ये तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसीलिए कवि ने सरोज स्मृति कविता में अपने शोक संतप्त हृदय के मार्मिक भावों को शब्द दिए। वेदना की पृष्ठभूमि से उभरी हुई सरोज स्मृति कविता एक शोक गीत है जो कवि के शोक संतप्त हृदय की मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी रचना है। यानी कि बहुत ही टची है, जो हमें एकदम टच करती है हृदय तक। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ के उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 4 पंक्तियां हैं, उनको पढ़ना है और उनका काव्य सौंदर्य हमें बताना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में, 15 में और 14 में। क्या है? इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के शतजल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा तर्पण। तो किस तरीके से वो जो है शतजल यानी कि जो कमल के पत्ते हैं उसको लेकर जो है तर्पण किया जाता है। तो यहीं पे वो बोल रहे हैं कि मैं अपने अच्छे कर्मों को तुम्हारे इस तर्पण में अर्पण करता हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अब इसका काव्य सौंदर्य जो हम लिखेंगे इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों रहेगा। भाव पक्ष में देखिए क्या है, इस काव्यांश में कवि का दैन्य भाव असीम पीड़ा के रूप में उभरकर सामने आया है। मतलब उनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, ये निकल कर सामने आ रहा है। करुण रस एवं वात्सल्य रस का मिश्रण है। करुण रस है क्योंकि उनकी पुत्री उनसे जो है अलग हो गई है, इसलिए करुण रस है। अब उनकी पुत्री का प्यार है, इसलिए ये वात्सल्य रस होगा। अब आते हैं कला पक्ष। हो भ्रष्ट शीत के शतजल में उपमा अलंकार है। कर कर्ता में अनुप्रास अलंकार है। माधुर्य गुण है यहाँ पर और स्मृति बिंब का प्रयोग हुआ है। यानी स्मृति बिंब यानी कि जो चीजें हम अपनी यादों से निकालते हैं वो स्मृति बिंब रहता है। तो यहाँ पर स्मृति बिंब का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो ये हो गया हमारा काव्य सौंदर्य। और इस प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा अध्याय यानी कि जो सेकंड चैप्टर था इसमें 10 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने आपके सामने रख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें अपने आगे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो अभी तो सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं, अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं। तो फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।